तो चलिए स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग मुख्यमंत्री, विधान परिषद, विधानसभा, राज्यपाल सबको हमने देख लिया। ठीक है, अब हम बिहार के स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। तो स्वतंत्रता उपरांत 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया, लेकिन कानूनी रूप कब मिला? जब 73वां संविधान संशोधन के बाद बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1992 लागू किया। ठीक है, तो 73वां, ध्यान रखना है, 73वां संविधान संशोधन के बाद क्या होता है, बिहार में पंचायतों को कानूनी अधिकार मिल पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हमारे यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है, ध्यान रखना, जो कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पे। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से कार्यरत। बलवंत राय मेहता मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कहाँ के मुख्यमंत्री थे बलवंत राय मेहता? हम्म चेक करना, गुजरात के आई थिंक मुख्यमंत्री थे। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे बलवंत राय मेहता, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, चेक करके यस सर, देखना, आई थिंक गुजरात के गुजरात रहे। के होंगे। ठीक है, तो बलवंत हाँ राय सर, मेहता की बिल्कुल। सिफारिश के अनुरूप, ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था कब लागू की गई थी? 2001 ईस्वी में कार्यरत हुआ था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार राज्य पंचायती अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कानूनी मान्यता कब मिला, तो ध्यान में रखना है 1992 में ही कानूनी मान्यता मिल गई थी, लेकिन बिहार सरकार ने अपने हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम लागू किया था। ये कब लागू हुआ था? 2006 में हुआ था। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम का जो पढ़ोगे तो इसमें 2006 के मुख्य प्रावधान जो है निम्नलिखित है। सबसे पहले पंचायती राज 3 स्तर होगी। पहला स्तर कौन सा होगा? बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय की बात की थी ना। 2 स्तरीय जी, किसने बात की थी? 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता की बात करेंगे, 2 स्तरीय था। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति की बात के 3 स्तरीय था। इसमें कौन कौन था, तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पंचायत है, उसके बाद पंचायत समिति है, और तीसरे नंबर पे कौन होंगे? जिला परिषद होगी। ठीक है, अब बिहार पहला राज्य है जो सभी स्तरों पे महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देता है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए सभी स्तरों पे 50% आरक्षण होगा। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों एवं पदों पे कितने होंगे? 20% का होगा। ठीक है, तो 50%, 20%। ठीक है, अब बाकी जो बचा 30%, उसमें सारा ही है। अब बोलेगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कितना परसेंट आरक्षण है, तो इनको आरक्षण की संख्या से नहीं, इनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी स्तरों पर आरक्षण दिया जाएगा। तो कभी अगर परसेंटेज पूछे तो परसेंटेज नहीं है, क्या है इनको? जनसंख्या के अनुपात में, जहां पे इनकी जितनी जनसंख्या उस हिसाब से इनको आरक्षण मिलेगी पंचायती राज में। महिलाओं को कितने हैं? 50%। बैकवर्ड क्लास को कितना? बैकवर्ड क्लास को बिहार में 20%। ठीक है, अगर पूछा जाएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कितना है, तो उनके जनसंख्या के अनुसार होगा। जनसंख्या ठीक के है, अनुपात में। बिल्कुल ध्यान में रखना। आप देखेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पे कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग का सभी स्तरों एवं पदों पे कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवक का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो बिहार में जो पंचायती राज के निर्वाचित पद धारक जो है उनको क्या बोलते हैं? लोक सेवक। क्या बोलते हैं? लोक सेवक कहते हैं। ठीक है, हालांकि काफी करप्ट होते हैं ये लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको लोक सेवक कहा गया, इसलिए जब भी मिले दूर से ही प्रणाम कीजिए इनको। ठीक है, नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग। बिल्कुल ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की बात करेंगे तो केवल उसका काम होता है पंचायतों को चुनाव करवाना। ठीक है, बाकी जो नगर पालिका का सेंट्रल, सर। हाँ वही, शहर में नगर पालिका, गांव में पंचायत। अब बात करें बाकी जो होता है ना, सेंट्रल वाला जो है लोकसभा का चुनाव करवाएगा, विधानसभा का चुनाव करवाता है, ठीक है, राज्यसभा का भी चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का भी चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति के सबका करवाता है वो। ठीक है, ध्यान में रखना है, केवल ये राज्य वाला जो है पंचायत का नगर पालिका का चुनाव करवाएगा। ठीक है, बिहार पंचायती राज नियम कब लागू हुआ था? 2006 में। और कितने स्तर है? 3 स्तर। बिल्कुल ठीक है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला स्तर। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब इनको मुख्यतः ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद में इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जिला परिषद। जिला परिषद की संख्या कितनी है?
38। 38 है, ठीक है। तो जिला परिषद की संख्या ध्यान में रखना है 38 है, लेकिन जिला परिषद सदस्य की संख्या की बात करेंगे 1160 है, ठीक है। हाँ, ये नहीं याद करना है, ठीक है। पंचायत समिति कितना है हमारे यहाँ? 533। 533 है, ठीक है। और ग्राम पंचायत कितना है? 8,058, ठीक है। अब आते हैं 80 ग्राम सभा 58। के ऊपर। हाँ, उसी वही को है 8,058 अलग होता है क्या? ग्राम सभा की बात करेंगे तो ये पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है, ठीक है। तो पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा को क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं, ठीक है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम गाँव के सभा सभी में मतदाता। गांव के सभी मतदाता इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, ठीक है। और ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच में अंतराल कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? ध्यान में रखें, गलती 3 बार करते हैं से यहाँ पे। अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब साल में कम से कम बैठक 4 बार होती है, 4 ठीक है। बार। हाँ, जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं लोकसभा राज्यसभा पढ़ते हैं वहाँ पे 6 महीना पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 महीना है, ठीक है। यहाँ पे कोरम भी चेंज होता है, जनरली जगह पे कोरम 1/10 होता है ना, यहाँ पे कोरम कितना है? 1/20 है, ठीक है। तो ग्राम सभा का बैठक का आयोजन मुखिया के द्वारा कराया जाता है। तो ग्राम सभा का बैठक का आयोजन मुखिया के द्वारा कराया जाता है। और इसके लिए ग्राम सभा का कोरम घनपूर्ति कितना होता है? तो 1/20 होता है। कितना होता है? तब इस 1/20 होता है, ठीक है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक को अध्यक्षता संबद्ध ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा की जाती है, तथा उनकी अनुपस्थिति में कौन करता है? जब वो उपस्थित न हो तो उप मुखिया करता है, ठीक है। और ग्राम सभा का मुख्य कृत्य कार्य विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बनाना, निगरानी समिति द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना, सब जो होता है से इनका काम होता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा की बात करेंगे। सबसे बड़ी सभा होती है ग्राम सभा। 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए इनके बैठक में, ठीक है। हालांकि एक भी नहीं होता दूसरी बात है, ठीक है। क्या? तो यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है ना ग्राम सभा में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल है, बिल्कुल, ठीक है। भारत में तो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अलावा इनडायरेक्ट भी है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होता है। जब मुखिया का चुनाव में प्रत्यक्ष होता है, उप मुखिया के चुनाव में अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। दोनों होता है। और यहाँ पे वर्ष में कितनी बैठकें होनी अनिवार्य है? 4 है। कोरम कितनी होती है? 1/20। हाँ 20। बिल्कुल, ठीक है। आप लोग गांव में मुखिया को वोट डालते हैं कि उप मुखिया को वोट डालते हैं? उप मुखिया को देखे कभी खड़ा होते हुए? होता है कभी नहीं खड़ा उप सर। मुखिया? नहीं होता है, ठीक है। उप नहीं मुखिया सर। कैसे होते हैं? जो वार्ड सदस्य जो चुने जाते हैं, वार्ड सदस्य सभी लोग मिलके अपने में से एक उप मुखिया को चुनते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा डेमोक्रेसी हुआ? डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट हुआ। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों होता है, ठीक है। अब आते हैं ग्राम पंचायत। अब देखिए ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पे ग्राम पंचायत का गठन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्राम पंचायत के गठन होने के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 7,000। 7,000, ठीक है। 7,000। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। और ये 5 वर्ष कब से शुरू होता है? जिस समय से बैठा वो के प्रथम सत्ता दिन में से। आएगा। हाँ। हाँ, ठीक है। हाँ, जिस दिन पहली बैठक होगी ना उस दिन से इनका कार्यकाल शुरू होता है, ठीक है। और पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर में क्या होता है? पूरा कर लिया जाता है, ठीक है। बात करेंगे मुखिया, ध्यान में रखना है, ठीक है। मुखिया इनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन उप मुखिया का चुनाव, इनका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है, जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है। और जब बहुमत जब बराबर पड़ जाए, जैसे मान लीजिए किसी गांव में 12 गो वार्ड सदस्य है, ठीक है। तो 12 को 6 गो एगो को वोट दिया, 6 गो एगो का वोट दिया, तो पता ही नहीं चला उप मुखिया बनेगा कौन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? लॉटरी निकाला जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना है। वार्ड सदस्य का चुनाव कैसे होता है? वार्ड मेंबर जिसको कहते हैं, जो कि जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बना देता है बेचारा 50-100 लेके। तो ध्यान रखिएगा, तो इनका प्रत्यक्ष तरीके से होता है। कितने जनसंख्या पे एक वार्ड सदस्य चाहिए होता है? 500। 500। 500 के, ठीक है। अब आते हैं मुखिया व उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देंगे? पंचायती राज बिल्कुल, पदाधिकारी। पंचायती राज अधिकारी, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीपीआरओ बोलते हैं ना। डीपीआरओ ना जिला हो गया ना सर, डीपीआरओ। बीपीआरओ, जिला है डीपीआर सर। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये बीपीएससी में है ये पोस्ट, ठीक है। तो ध्यान में तो ये मुखिया मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो पंचायती राज पदाधिकारी को स्वयं लिख कर दे सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा? वार्ड सदस्य ये भी पूछ सकता है, किसको देंगे? मुखिया को। मुखिया को, ठीक है। और मुखिया को कितने दिन के बाद उसका पद रिक्त होगा, स्वीकार कर लिया जाएगा? 7 दिन के अंदर में, ठीक है।
ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/2 होनी चाहिए, ठीक है। और ये ग्राम पंचायत के लिए, ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा के लिए कितना है? 1/20 है, ठीक है। यहाँ पे कितनी ग्राम पंचायत के लिए कितना है? ग्राम पंचायत के लिए 1/2 है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, 1/2 होता है, ठीक है। हाँ, ये ग्राम पंचायत में कौन होता है, कौन कौन होता है ग्राम पंचायत में? मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य। हाँ बिल्कुल, ग्राम पंचायत में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य होंगे, ठीक है। और ग्राम सभा में ना गांव का जितना वोटर होगा ना सारा ही होगा, ठीक है। बिल्कुल, गांव में अगर 7,000 जनसंख्या है, उसमें से 4,000 वोटर है तो सबके सब होगा ग्राम सभा में, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो मुखिया है, उप मुखिया और वार्ड सदस्य है, ठीक है। हाँ, आपने पंचायत फिल्म देखा क्या? फिल्म नहीं था, वेब सीरीज था, ठीक है। तो उसमें देखिएगा ना, वो होता है क्या बोलते हैं उसमें ना, एक 16 लाइट बच जाता है, तो 16 लाइट कहाँ पे लगेगा उसके लिए पंचायत बुलाई जाती है, ठीक है। तो उसमें देखिएगा मुखिया साहब रहते हैं, उप मुखिया रहता है, सब रहता है उसमें, ठीक है। प्रधान रहता है, यूपी में प्रधान चलता है, ठीक है। मुखिया के यूपी में प्रधान बोलते हैं। एक उप प्रधान होता है जो कि उप मुखिया होता है। अब वार्ड सदस्य को भी उसमें दिखाया ही है, यूपी का वो है, हर जगह पे नाम चेंज हो जाता है। तो जो बैठक जो था वो ग्राम पंचायत की बैठक थी, ठीक है, जिसमें लोग नहीं शामिल होते। लोग किसमें शामिल होगा? ग्राम सभा के बैठक में लोग शामिल होगा। हाँ इधर, हाँ सुबह के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह और क्लास खोल लीजिए, किसका ही माइक को हो रहा है? हाँ बहुत 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 बढ़िया। किसका हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। आजकल के टीचर लोग नहीं सब, ये पक्का ओझा ओझा सर थे क्या ये? नहीं सर, उनका ठीक। आवाज नहीं। पढ़ाई कम ज्ञान ज्यादा। चलिए, ग्राम कचहरी, ठीक है। ग्राम कचहरी की बात करेंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो न्यायिक कृत्यों के लिए एक ग्राम कचहरी होता है, ठीक है। मतलब ग्राम पंचायत का ध्यान में रखना है, न्यायिक कार्य कौन संभालता है? तो ग्राम कचहरी संभालता है, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो क्या बताएंगे? पंच। पंच। ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन होता है? ध्यान रखें, सरपंच होता है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा क्या होता है? निर्वाचित होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछेगा सरपंच को आप वोट देते हो, ठीक है, सरपंच को, और जो पंच जो होता है, पंच और सरपंच दोनों का दोनों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। पंच भी और सरपंच भी, दोनों के दोनों, ठीक है। उप सरपंच जो होता है ना, उसको आप वोट नहीं देते हो। उप सरपंच को कौन चुनेगा? तो उप सरपंच को पंच अपने में से उप सरपंच को चुनेगा, ठीक है। कौन चुनेगा? तो पंच जो चुनकर आया ना, वो अपने में से किसे चुनेगा? उप सरपंच को चुनेगा। जैसे जो वार्ड सदस्य जो चुनकर आते हैं, अरे अगर मान एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगा? पंचायत का किसके पास होगा? ग्राम पंचायत के पास होता है, जिसमें से मुखिया है, उप मुखिया और वार्ड सदस्य है ना। तो उप मुखिया को चुनने के लिए वार्ड सदस्य की भूमिका है। अब जुडिशरी पावर की बात की, न्यायिक शक्ति की बात सरपंच के पास होता है, उसमें सरपंच होता है, पंच होता है, उप सरपंच होता है। उप सरपंच किसके द्वारा चुने जाएंगे? पंच के द्वारा उप सरपंच चुने जाएंगे, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से उनका चुनाव होगा। तो निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए सहायता के लिए क्या होता है? सचिव होता है, ठीक है। सचिव साहब को जानते हैं ना, जो पंचायत में जो दिखा, ये बिहार एसएससी से ये चुने जाते हैं। हमारे यहाँ बिहार एसएससी से सचिव होता है, जिसको बोलते हैं, ये सरकारी व्यक्ति होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सरकार के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है, ठीक है। एक न्याय मित्र की भी नियुक्ति की जाती है। सरपंच में उस सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो ये भी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित आवेदन देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना किसे त्याग पत्र देगा? वार्ड सदस्य किसे दे रहा था? वार्ड सदस्य का त्याग पत्र किसे दे रहा था? मुखिया को। उसी तरह से पंच किसे अपना त्याग पत्र देगा? सरपंच को। सरपंच को, ठीक है। तो ये हो गया ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी वगैरह, और साथ में ग्राम सभा भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे पंचायत समिति। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है, ठीक है। कहां पे होता है? तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक
पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। ठीक है, अब पंचायत समिति का सदस्य का जो निर्वाचन जो होता है किस तरीके से होता है, पंचायत समिति को कैसे चुनते हो, प्रत्यक्ष तो आप मतदान प्रत्यक्ष रूप से चुनते हो। ठीक है, ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। ठीक है, ये प्रमुख भी होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उप प्रमुख की बात करेंगे, ये भी आपका क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है। ठीक है, प्रमुख एवं उप प्रमुख दोनों की नियुक्ति जो चुना जो जाता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, यह शक्तिशाली पद होता है, ध्यान रखना है। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव जो होता है पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये थोड़ा शक्तिशाली पद होता है, मैं एक बार कंफ्यूज कर गया। ठीक है, तो मेरे साथ क्या था ना, मुझे आइडिया नहीं था कि प्रमुख वीडियो से ज्यादा शक्तिशाली होता है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले, हमने 2 चेयर लगाए। ठीक है, तो मेरे पास वहां पे ना, झारखंड के गांव सब में जानते मिलता नहीं, एक चेयर जो जाता रिमूवल, अच्छा चेयर था, स्कूल से लिए थे। एक चेयर जो था तो खटा रहा था, हम प्रमुख को दे दिए, खटा रहा था। लेकिन वीडियो ने अपना जो खराब चेयर जो था वो अपने पास रखा, वो उनको दे दिया। तो मुझे लगा, तब समझ में आ रहा है, फिर हमको समझ में आ रहा है तो जनता के द्वारा चुने प्रतिनिधि है। जाहिर सी बात है, किसी भी जो सरकारी पद पे जो लोग बैठे हुए उसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का ज्यादा पावर होता है। ठीक है, तो ये बहुत शक्तिशाली होता है। अब जाओगे ना किसी ब्लॉक में, तो वीडियो के केबिन के बगैरा में ही, बगल में ही इनका भी होता है। ठीक है, ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, प्रमुख उप प्रमुख को शक्ति बहुत होती है। और ये अपना त्याग पत्र जो थे अनुमंडल पदाधिकारी को देते हैं, अनुमंडल दंडाधिकारी को देते हैं। ठीक है, अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, प्रमुख उप प्रमुख, दंडाधिकारी को। हाँ ध्यान में रखना है। ठीक है, नहीं ये प्रमुख देता है दंडाधिकारी को, उप प्रमुख किसे देगा, प्रमुख को। प्रमुख को देगा। बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, तो ध्यान रखें प्रमुख, दंडाधिकारी कौन होता है? अरे एसडीएम को ही बोलते हैं। ठीक है, SDM। बात करेंगे। हाँ, प्रमुख अपना त्याग पत्र लिखित रूप से अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से किसे देगा, तो प्रमुख को देगा। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से किसे देगा, किसे देगा, प्रमुख को देगा। ठीक है, प्रमुख को देगा। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, अब आते हैं जिला परिषद। ठीक है, ये और भी शक्तिशाली होता है जिला परिषद। ठीक है, जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के नीति का निर्धारण एवं मार्गदर्शन करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति दोनों के लिए। और जिला परिषद का सदस्य लगभग कितने हजार की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ये प्रत्यक्ष चुने जाते हैं कितने हजार पे, 50,000। 50,000 पे। ठीक है, और जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष को भी चुनेगा और एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करेगा। ठीक है, अब बोलो सर जिला परिषद क्या होता है, तो जिला परिषद ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए एक जिला से कई जिला परिषद हो सकता है ना। देखिए, जो जिला परिषद का अध्यक्ष जो होगा ना, पूरे एक जिला में एक ही होगा, तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है जिला परिषद। इसका पावर की बात करेंगे ना, तो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी कभी कभी नहीं सुनता है, कभी जनता के चुनाव प्रतिनिधि हो तो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, तो ये अध्यक्ष की बात करेंगे। एक होता है उपाध्यक्ष का चुनाव, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, तो जिला परिषद अपने में से एक अध्यक्ष को भी चुनता है, एक उपाध्यक्ष में भी चुनता है। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र स्वलिखित रूप से किसे देगा, दंडाधिकारी को देगा, जिला दंडाधिकारी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएम। बिल्कुल ठीक है, हाँ। और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा, अध्यक्ष को देगा। ठीक है, जिला परिषद सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो जिला परिषद का सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। ये त्याग पत्र से प्रश्न पूछता है, देखिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको सजा दिया है। मुखिया का चुनाव किस प्रकार से होता है, प्रत्यक्ष। ठीक है, डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देंगे, डीपीओ बोलते हैं। ठीक है, बीपीएससी का पद होता है। उप मुखिया प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही देगा। वार्ड सदस्य अपना त्याग पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, मुखिया को देंगे। जहां पर भी उप लगा ना, ठीक है, जहां पर भी उप लगा, हाँ वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रमुख की बात करेंगे, इनका चुनाव किससे होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अनुमंडल दंडाधिकारी को त्याग पत्र देते हैं। उप प्रमुख की भी बात करेंगे, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रमुख और ऊपर के प्रमुख को कौन चुनेगा, तो पंचायत समिति के सदस्य चुनेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है, पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, प्रमुख को त्याग पत्र देंगे। जिला परिषद के अध्यक्ष की बात करेंगे, या प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिला परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, जिला परिषद के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जिला परिषद के उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से,
और जिला परिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देंगे? जिला परिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र चेयरमैन जिला को, परिषद के अध्यक्ष को, अध्यक्ष को। बिल्कुल ठीक है, जिला परिषद का उपाध्यक्ष भी अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो जिला परिषद के अध्यक्ष को ही देगा। और जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो जिला दंडाधिकारी को देगा। ठीक है, एक जिला दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ना दंडाधिकारी वाला भी पावर होता है। ठीक है, अनुमंडल पदाधिकारी दंडाधिकारी एसडीएम को ही बोलते हैं, दोनों पावर होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। सरपंच की बात करेंगे तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देगा। उप सरपंच की बात करेंगे वो भी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देगा। लेकिन पंच की बात करेंगे तो पंच जो है अपना त्याग पत्र किसे देगा? सरपंच को देगा। ठीक है, आप सबका इलेक्शन का तरीका ध्यान में रखिएगा। मैं अप्रत्यक्ष वाला बता देता हूं। उप मुखिया उप लगा हुआ तो अप्रत्यक्ष होगा। प्रमुख का चुनाव क्या होता है? पंचायत समिति करती है। उप प्रमुख का भी तो क्या होता है? ये भी अप्रत्यक्ष होगा। जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है, जिला परिषद के सदस्यों को जो चुने जाते हैं तो क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा। जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष होगा। उप सरपंच भी क्या होगा? ध्यान में रखना है, अप्रत्यक्ष होगा। जहां पर भी ध्यान में उपाध्यक्ष या फिर उप लग गया, उस सबके सब क्या है? आपके अप्रत्यक्ष तरीके से ही चुने जाते हैं। कौन किसको चुनता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न ये आते हैं ऐसे, इसको ध्यान, कौन किसको त्याग पत्र देगा वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो था आपका ग्रामीण इलाकों में जो था हमारा पंचायती राज, उसको हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब जो है हम लोग सेम चीज को पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पे? तो शहरी निकाय, जिनको नगर प्रशासन या फिर नगर पालिका के तौर पे भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पंचायत है। 3 स्तर है। सबसे बड़ा में क्या है? नगर निगम। उसके बाद मध्य में क्या है? तो नगर परिषद। ठीक है, सबसे नीचे क्या है? तो नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम पारित किया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2007 में। 2007 में। ठीक है, बिहार में पंचायती राज वाला 2006 में, 1 साल के बाद है। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और संविधान में इसको लेकर कौन से भाग जोड़े गए? तो 9 जो है सो आपका 2000 क्या बोलते उसको? पंचायत के लिए। हाँ ठीक है, इसके लिए 9 का ए जोड़ा गया। ठीक है, हाँ, इसके तहत संविधान के भाग 9 का क शामिल किया गया। संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं जो है ग्रामीण पंचायती राज से, इसमें 12वीं शामिल किया गया। ठीक है, इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, विषय की संख्या कितनी है इसमें? कार्यकारी विषय कितने हैं? 18 है। ठीक है, पंचायती राज में कार्यकारी विषय कितने हैं? 29 है। ठीक है, 29 वहां पे 29 है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, कौन 34 बोल रहा है? बिहार नगर पालिका अधिनियम की बात करेंगे 2007 में। शहरी स्वशासन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी त्रिस्तरीय, ग्राम में भी त्रिस्तरीय, यहाँ पर भी त्रिस्तरीय। यहाँ पे त्रिस्तरीय में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या? नीचे से चलते हैं, नगर पंचायत, नगर पंचायत के बाद नगर परिषद, और सबसे बड़ा की बात करेंगे सबसे टॉप पे नगर निगम होता है। ठीक है, नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, इसमें भी पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई। दोनों जगह पे सेम ही है, कोई भी अलग नहीं। 50%, 20%। और एसटी एसटी को किसके अनुरूप में थे? क्या बताओगे? एसटी एसटी के किसके अनुरूप में? बिल्कुल जनसंख्या के अनुरूप है। ठीक है, एसटी एसटी को किस अनुरूप है? तो एसटी एसटी को जनसंख्या के अनुरूप है। इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, आप चलते आगे। नगरीय स्वशासन की बात करेंगे तो बिहार में नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी स्वशासन हेतु त्रिस्तरीय संरचना है। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर निकाय के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निगम कितना है? नगर निगम बिहार में कितना है? 19 है। ठीक है, नवीनतम नगर निगम का नाम क्या है? नवीनतम सहरसा। ठीक है, ध्यान में सहरसा। ठीक है, ध्यान में सहरसा। ठीक है, नगर परिषद कितने बिहार में? नगर परिषद 88 है। नगर पंचायत कितने हैं? तो नगर पंचायत ध्यान में रखना 154 है। टोटल अगर जोड़ोगे ना तो 261 आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। नहीं, 261 आएगा, 261। हाँ ठीक है, टोटल हाँ 261 ही आएगा। ठीक, हाँ ठीक। अब बात करेंगे, अब हम देखेंगे इसके लिए राज्य वित्त आयोग भी बनाया हुआ है। पता ही आपको राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग जो है, जैसे पंचायत की गठन करने की बात आई तो ये तो वही बात हो गया, जैसे सारा शक्ति दे दो। जैसे घर में लोग बंद होता है ना, घर में लोग बंद होता है तो बोलता बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करेंगे, घूमने चले जाएंगे, कभी पार्क घूम लेंगे, कभी मूवी देखने चले जाएंगे, कहीं और भी चले जाएंगे। तो सारा शक्ति तो घर से बाहर निकलने के बाद मिल गया, लेकिन साथ में अगर एटीएम नहीं देंगे ना
तो बिना एटीएम का स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ठीक है। स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए पैकेट में पैसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो पंचायत को जब सारी शक्ति दे दी गई तो सबसे बड़ा शक्ति है, रीजन ये निकल गया है भाई साहब, जब तुमको फाइनेंशियल पावर नहीं दोगे तब तो कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वित्त आयोग जो था हमारे लिए तो सेंट्रल में तो है, 280 में तो है ही, ठीक है। लेकिन पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, और पंचायतों के लिए आर्टिकल जो है 243 है, ठीक है। 243 का आई फॉर इनकम, ठीक है, आई फॉर इनकम। तो पंचायत का इनकम जो है 243 में, मतलब पंचायत में नहीं कह रहा हूँ, नगर निकाय कह लीजिए, सॉरी क्या बोलते उसको यार, दोनों को मिला को क्या बोलते हैं, पंचायती राज कह लीजिए, ठीक है। दोनों के उसमें स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें ग्रामीण भी है, शहरी भी शामिल है, ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए भाग 9 के अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा होता है, 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है। यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है तथा वित्तीय संबंधी अनुशंसा भी करता है, ठीक है। अब आते हैं राज्य के महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता की बात करेंगे, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि पदाधिकारी होता है, ध्यान में रखेंगे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 ये संवैधानिक पद है में राज्य में महाधिवक्ता का प्रावधान है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा होता है, ठीक है। और ये राज्यपाल के प्रसाद परंत क्या होता है, पद धारण करता है, इसलिए इसका 4 साल 5 साल इनका नहीं अवधि होता है, ठीक है। अगर पूछेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब कार्यकाल कितना होता है, तो भाई साहब नहीं होता है, ध्यान में रखना है। क्या होता है, बिल्कुल दोनों सेम ही है, ये ध्यान में रखना है। ये विधानसभा में जा भी सकता है, बोल भी सकता है, ठीक है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है क्योंकि विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलने का अधिकार है, ठीक है, पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। सिंपल शब्दों में बात करेंगे, राज्य सरकार का वकील होता है, ठीक है। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग लग सकता है तथा बोल भी सकता है। सदन में उसे मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। अब आता है बिहार में न्यायपालिका को लेकर भी प्रश्न पढ़ेंगे। तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान क्या है, शीर्ष है। उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया, ठीक है। तो बिहार का जो उच्च न्यायालय, जो पटना उच्च न्यायालय, उसका स्थापना कब हुई थी, 1916 में हुई थी, ठीक है। किस अधिनियम में इसके बारे में अनुशंसा थी, किसमें अनुशंसा थी, भारत सरकार अधिनियम 1909, ध्यान रखना बिल्कुल। तो 1909 में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको पार्लियामेंटो सुधार में भी ध्यान में रखना है, ठीक है। पार्लियामेंटो सुधार में भी हम लोग इसको रखते हैं, इसको आपको ध्यान में, 1 मिनट। पार्लियामेंटो सुधार के तौर पर भी हम लोग इसको जानते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे। इसके पहले जज का नाम बताइए। जेम्स कैमियर, सर एडवर्ड मेनार्ड, जेम्स कैमियर। तो क्या नाम है इनका, तो इनका नाम है पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम की बात करें, एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स कैम्पियर है। ये प्रश्न पूछा भी था ना, किसमें पूछा था, 68 में, बिल्कुल, ठीक है। तो 68 में ये आई थिंक प्रश्न ये पूछ लिया था, ठीक है। एक में राज्यपाल का नाम पूछा था, एक में जो था ना पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम पूछा था, ठीक है। दोनों उसी में पूछा था, दोनों पूछा था। अच्छा, दोनों उसी में पूछा था, दोनों उसी में पूछा था, ठीक। चलिए, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, चेंज नहीं ना हुए हैं, के विनोद चंद्रन, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है, 29 है, ठीक है। अतिरिक्त न्यायाधीश कौन है, कितने अतिरिक्त न्यायाधीश, 34, ठीक है। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। किस एग्जाम में पूछा था, किस एग्जाम में पूछा था, बीपीएससी के किस एग्जाम में पूछा, लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 69 में पूछा है, ठीक है। यह नियुक्ति भारत के न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के किससे, सलाह से की जाती है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेंगे और राज्यपाल से भी सलाह ली जाती है, ठीक है। अब आते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। त्याग पत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। ध्यान में रखना, गलती नहीं करना, ठीक है। एक जगह गलती कहां पे करोगे जानते हैं आप लोग,
तो स्टेट का जो कमीशन जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, बिहार लोकसभा आयोग, उसके संदर्भ में उसमें बहुत लोचा है, कौन किसको शपथ देता है, कौन रिजाइन कैसे होता है, हटाता कौन है, वो भी बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता भारत के नागरिक हो, उसे भारत में न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, अर्थात उच्च न्यायालय फिर न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ठीक है, उच्च न्यायालय या फिर न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पे बने रह सकते हैं? 65। बिल्कुल ठीक है, 65 वर्षों तक। ठीक है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां के बारे में जरा हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में मूल अधिकार है इनका, संसद में विधानमंडल आदि के संबंध में विवादों की प्रथम दृष्टता की सुनवाई जो होती है, इनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में होता है। ठीक है, जिसमें मूल अधिकार, संसद में विधानमंडल आदि के संबंध में विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई का अधिकार जो है प्रारंभिक। उसका रीट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आप बात करोगे उच्च न्यायालय का रीट किसमें है? 226 में। ठीक है, इसके तहत उच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक भी होता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं मौलिक अधिकारों का रक्षक, लेकिन हाईकोर्ट के पास भी पावर है। ठीक है, रीट जारी करने में अगर बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर हाईकोर्ट, विशेषाधिकार, पावर तो नहीं कहेंगे लेकिन विशेषाधिकार है, ये रीट जारी करने से इनकार भी कर सकता है। अब तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, तो उच्च न्यायालय का अपीलीय न्यायालय जहां राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जाती है। मतलब मान लीजिए जिला न्यायालय ने कोई सजा सुनाया, ठीक है, तब हाईकोर्ट में अपील कर सकते हो, और हाईकोर्ट भी अगर सुना दे तो उसको भी चैलेंज कहां कर सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट में। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार है, उच्च न्यायालय इसके तहत अपने अधीनस्थ न्यायालयों की गतिविधियों की समीक्षा करता है। इसलिए भारत की न्यायपालिका क्या है? एकीकृत है। अब भारत का न्यायपालिका किस तरह का चीज बनाता पता आपको? भारत का न्यायपालिका बनाता ना इस तरह का, क्या बोलते हैं इनको यार, इस तरह का पिरामिडिया आकृति बनाता है। ठीक है, एक के ऊपर एक है। ठीक है, पिरामिडिया, इसीलिए बोला जाता है एकीकृत बोला जाता है। ठीक है, जिसमें केंद्र एवं राज्य का अलग अलग नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि का अधिकार भी जो होता है उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, दूसरा बात की बात करेंगे तो हमारा उच्च न्यायालय जो अभिलेख न्यायालय भी है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय ने अगर किसी प्रकार का कोई फैसला दिया तो उसके नीचे का न्यायालय जो होता है ना, उनको एज ए प्रूफ के तौर पर रख सकता है। एग्जाम्पल दिया जा सकता है, पटना हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में ये फैसला दिया था। जिला न्यायालय में जब बहस होगी तो वहां पे ये चीजें हो सकती हैं, तो ध्यान में इसको रखना है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड में रखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अभिलेख एवं साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना का आधार पर दंड देने का भी अधिकार होता है। ठीक है, तो न्यायिक अवमानना पर इसको बोलते हैं कोर्ट का क्या बोलते हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में सजा देने का प्रावधान है। अब आते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? आर्टिकल 30 में बोले थे ना, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध बनाई गई विधि का क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, फिर अल्पीकरण हो जाएगा। 13 में है ना, और फिर 226 में भी रीट है। तो दोनों के तहत उच्च न्यायालय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता का जांच करता है। ध्यान में रखिएगा, केंद्र सरकार भी आते हैं न्यायालय से बड़ा को। न्यायालय, हमारा न्यायालय बटा हुआ नहीं है, तो इसमें केंद्र सरकार के ऊपर भी वो हो सकता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाएगा जो कि 13 या 226 के अनुरूप नहीं होगा, तो ध्यान में रखेंगे, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के संवैधानिकता की जांच कर सकता है। बिहार में न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के बाद जिला न्यायालय, अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से 233 के तहत की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जिला न्यायालय की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जो होंगे, मुख्य न्यायाधीश, उनसे क्या करेंगे? सजेशन लेंगे, सलाह लेंगे। ठीक है, अब राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जिसकी तैयारी आप लोग करते हैं, आपके कई सारे पद इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये वाले जो पीछे के 2 पद हैं। अधीनस्थ का अनुमंडल सर, उनके अपॉइंटमेंट होती है बिहार पीसी के थ्रू? नहीं समझे, क्या बताया फिर से? सर, जो मंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय हैं उसके जो ऑफिस है उसकी नियुक्ति होती है पीसीएस के जुडिशियल जुडिशियल एग्जाम होता होगा ना, मतलब ऑफिसर थोड़ी ना होते, उसमें न्यायिक अधिकारी होते हैं ना, जजेस होते हैं ना उसमें।
वही सर डाई का एग्जाम मतलब सिविल जुडिशियल जज, जूनियर डिवीजन, हाँ सीनियर बिल्कुल। जज। हाँ तो यहाँ पे बिहार होता है ना इसका एग्जाम, जुडिशियल वाला एग्जाम होता है उसके तहत चुना जाता है। हालांकि जुडिशियल का एग्जाम होता है, बीपीएससी ही तो लेता है ना, बीपीएससी तो एग्जाम लेता है। सर हाँ सर। बीपीएससी के और सर इसमें सर जैसे कि हम्म। हालांकि इसमें ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्मल कि ग्रेजुएशन वाला डालता होगा, जिनके पास वो लॉ का डिग्री होगा वही ना डाल सकता है इसमें फॉर्म। लॉ संबंधी हाँ क्वेश्चन भी सर। पूछता है इसमें। हम्म। सर मेरा जुडिशियल का क्वेश्चन एग्जाम आपकी बीपी। हाँ आपका क्वेश्चन क्या था बताइए। सर जो ग्राम कचहरी के बारे में बताया, तो ग्राम कचहरी मतलब आज के डेट में बिहार राज्य में एग्जिस्ट करती है, प्रॉपर जुडिशरी का हाँ काम करे बिल्कुल वो? ग्राम का। हाँ 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 बिल्कुल हाँ। करती है। 500 रुपया का सजा देने का प्रावधान भी है। 500 रुपया तक का सजा जो है आपको सरपंच फौजदारी दे मामला सकती में है, भी ठीक है। होता आर्थिक है दंड भी कर सकते। फौजदारी फौजदारी मामला मामला में भी, में फौजदारी मामला में थोड़ा बहुत मारपीट झगड़ा हुआ लड़ाई होता झगड़ा हो है। जाए तो उसको सुलझा सकती है, ठीक है। मर्डर का केस वो हैंडल नहीं करेगी, ठीक है। बिल्कुल। और दूसरी बात ध्यान में उससे रखिएगा, अगर अगर ग्राम कचहरी ने कोई सजा अगर सुनाया है, ठीक है, तो आगे चल के वो कोर्ट में अगर जाता है तो ग्राम कचहरी के द्वारा सजा सुनाएगा, उसको कंसीडर किया जाता है ग्राम कचहरी ने क्या फैसला दिया। समझ रहे हैं ना। ग्राम कचहरी के फैसले की अपील कहाँ पे होगी, अधीनस्थ न्यायालय में या फिर सीधा जिला न्यायालय? अधीनस्थ में। ग्राम कचहरी के फैसले का अपील, हाँ अधीनस्थ न्यायालय में कर सकते, जिला न्यायालय में भी कर सकते। जिला न्यायालय तो ऊपर में है ना, बिल्कुल कर सकते अनुमंडलीय में हैं। होता पहले है। अधीनस्थ में होगा। अब हाँ पहले तो नीचे से तो कर ही सकते हैं जो कि उससे ऊपर है, लेकिन अगर उसके ऊपर करना है तो वहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ अधीनस्थ न्यायालय में ही होगा, ठीक है। हाँ लेकिन अगर ग्राम कचहरी अगर कोई अगर फैसला कर देती है ना, तो जो भी न्यायालय होगी ना उनके फैसला को कंसीडर करेगी, देखेगी, इग्नोर नहीं करेगी, ठीक है। ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था का शक्ति है। अब आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य में प्रशासनिक रूप से विभाजित किया गया। सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है मुख्य सचिव होता है, इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। आईएएस अधिकारी होते हैं। ये कौन थे? सुहानी साहब थे ना, सुबानी की सुहानी साहब हट गए क्या? व्यवस्था हाँ, क्या नाम था? होता है सर। अमीर सुमन। अभी अभी मीना सर है, कोई मीना दीपक सॉरी कोई मीना है। रिटायर हो गए। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रमंडल पे जो मीना सबसे सर। बड़े जो अधिकारी जो होते हैं कमिश्नर होते हैं, आयुक्त होते हैं, ठीक है। ये भी आईएएस अधिकारी होते हैं। जिला स्तर पे जिला पदाधिकारी उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। अब आते हैं अनुमंडल पे एसडीओ, ठीक है। अनुमंडल पदाधिकारी जिसको बात करेंगे एसडीओ, ठीक है। ध्यान रखिएगा वही एसडीओ जो है ना वो दंडाधिकारी बन जाता है तो क्या बन जाता है? एम क्या बन जाता है? एसडीएम बन जाता है, ठीक है। एसडीएम। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एसडीओ बिकम्स, सॉरी इधर आएगा ना, एसडीएम बिकम्स एसडीएम, ठीक है। अब आते हैं अंचल पे बात करेंगे तो प्रखंड विकास अधिकारी होते हैं जिसको बीडीओ बोलते हैं। अंचला पदाधिकारी की बात करेंगे सीओ होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू संबंधी कार्य जो होता है ये देखते हैं अंचला पे, नहीं रेवेन्यू नहीं, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको, रेवेन्यू देखता है नहीं, जमीन वगैरह का जो होता है ना वो दिखता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इनके अधीन आता है। एगो हो नौकरी होला कि नौकरी भेल बा, एगो नौकरी जाके वाला निवास आया बनल है। देखता है सर। देखिए क्या क्या सब बात करते रहते हैं। हाँ ठीक है, चेंज हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिए प्रशासनिक दृष्टि से अगर बात करेंगे तो राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। अब देखिए कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना, तो अपने कई वर्षों के सर्विस के बाद ना सचिव बनाया जाता है। हालांकि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी भी सचिव बनना चाहता नहीं, मतलब एक ऐसा पद है ना जिस पद पे कोई प्रमोट होना नहीं चाहता है, ठीक है। ध्यान रखिए कि मंत्री के अंदर में काम करना होता है, ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, कोई भी पावर नहीं हो, मतलब उस तरह का पावर नहीं होता है। लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। जो योजना जो हम लोग तक आता है वो विभिन्न मंत्रालयों को होता है, सचिव भी बनाते हैं, तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन एज ए पर्सनली कोई कार्य नहीं करना चाहता है, सचिव के तौर पे काम करे, ठीक है। उस जितने भी सचिवालय होते हैं ना सबका जो हेड जो होता है उनको हम लोग प्रधान सचिव कहते हैं, ठीक है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, वो मंत्रिमंडल के बैठकों का प्रबंधन करता है, जस्ट लाइक कैबिनेट सचिव की तरह, ठीक है। तो राज्य में सबसे बड़ा पद मुख्य सचिव और केंद्र में सबसे बड़ा पद की बात करेंगे कैबिनेट सचिव, ठीक है। अब आते हैं लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ बिहार में। सबसे बड़ी पार्टी की बात करेंगे, दो पार्टी बनकर उभरी है। जनता दल यूनाइटेड, जदयू को 12 सीटें मिला, बीजेपी को भी 12 सीटें मिला, ठीक है। तो बिहार से दोनों ने चुनाव लड़ा, 24 सीटें लेकर आए। तीसरे नंबर पे क्या नाम है इनका, 5 में से 5 आउट ऑफ 5 सीट किसको मिला?
एलजीपी को, ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटें, गठबंधन में ही था ये लोग, ठीक है। उसके बाद आरजेडी को 4 सीटें मिली, कांग्रेस को 3 सीटें मिली, कम्युनिस्ट पार्टी भी इस बार सीट निकालने में मिल गया। यहाँ पे एक सीट इसको कम्युनिस्ट पार्टी का मिल गया था, कौन वाला बड़ा चर्चित सीट था जहां से पवन सिंह खड़ा हुआ था, ठीक है, वहां से सबको नुकसान हुआ, जीत कर ले गया कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा सीट था वो? कौन सा? कराकट, कराकट नाम था ना। हाँ ठीक है, वो सीट कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से चल गया। बिहार से बहुत वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी को सीट नहीं मिल रहा था, ठीक है, कम्युनिस्ट पूरी तरीके से समाप्त हो चुका, मार्क्सवादी लेनिनवादी, लेकिन इस बार मिल गया, ठीक है। हमको एक सीट मिला, बहुत अच्छे स्ट्राइक से खेलते, एक सीट लाए और कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, ठीक है। और निर्दलीय भी एक जीते। निर्दलीय में कौन है पता है? पप्पू यादव, पूर्णिया। ठीक है। अरे पार्टी पप्पू सर यादव का मिला तो हुआ अपना था ना पार्टी है। कांग्रेस में। नहीं मिला हुआ था, ठीक है। नहीं वो निर्दलीय जीता है, ठीक है। इसका तो अपना पार्टी, अपने पार्टी से नहीं लड़ा था ये। विलय कर लिया कर दिया सर, विलय कर दिया कांग्रेस ने। लालू यादव से अच्छा, मिलकर विलय करके कांग्रेस में गया था। वहां पे दूसरा खड़ा कर दिया कैंडिडेट, अच्छा धोखा अच्छा, दे ये भी अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बीजेपी के 12 सीटें, जदयू 12 सीटें, एलजीपी की बात करें 5 सीटें, आरजेडी 5 सीटें, आईएनसी 3 सीटें, कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन ये सीपीआई एमएल माले है, ठीक है। ध्यान रखना है, मार्क्सवादी लेनिनवादी कहते हैं, ठीक है। और अवाम की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हमको बात की 1 सीटें और निर्दलीय 1 थे, ठीक है। टोटल 40 सीटें हैं। 40 सीटें में 6 सीट की बात करें आरक्षित है, वो भी 6 के 6 सीट जो एससी के लिए, ठीक है। एसटी के लिए बिहार में 0 सीट है, ठीक है। सर जीतन राम मांझी किस से हैं सर? हम से गया। हम एक ही सीट जीता है और वो क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री बन गया, समझ रहे हैं। वो भी कौन सा दिया पता है? एमएसएमई दिया है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है एमएसएमई, ठीक है। हाँ एमएसएमई दिया है उसको, ठीक है। अब आते हैं बिहार विधानसभा की वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, ठीक है। तो आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी जो थी, आरजेडी बन के उभरी थी, 79 सीटें थी। बीजेपी के साथ, बीजेपी के पास 78 थे, जदयू के पास 45 था, ठीक है। तो दोनों गठबंधन में सरकार चला रही है। आईएनसी 39 था, बाकी आप लोग छोड़ दीजिए। 40 नहीं 19 क्या याद करेंगे? हाँ ठीक है, 39, सॉरी 19 है, मिस्टेक, नॉट 39, ठीक है। तो सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी 79 के साथ, और बीजेपी 1 कम 78, और जदयू की बात करेंगे 45, आईएनसी की बात करें 19 है, ठीक है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ऐसी क्या पार्टी है सर? हाँ, 1 सीट जीतने में मिला था ना उसको, इधर किशनगंज के आसपास का सीट ही जीता था सर। किशनगंज में 1 सीट जीता। हम का 4 गो है, ठीक है। और इसी के साथ आपका पॉलिटी का क्या हो, इतिश्री, ठीक है। 1 क्लास में आपका मैंने पॉलिटी में ज्यादा पूछता ही नहीं है, पूछेगा वही पंचायती राज वगैरह से प्रश्न पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन रहेगा, तो मैंने इसको करवा दिया। आप लोग इसको एक बार देखकर जरूर इसको एक बार और इसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें तो थोड़ा डिटेल्स में दिया है, केवीसी नैनो में तो और जल्दी समाप्त कर दिया है। केवीसी नैनो में तो पॉलिटी में कुछ है ही नहीं, इसमें तो थोड़ा है भी, थोड़ा डिटेल्स में।